बट मुझे पता था कि मैं थोड़ा सा तो डिफरेंट हूँ, बिकॉज मुझे लगता है था कि मतलब मेरी अंदर फीलिंग्स वो है ही नहीं जो एग्जैक्टली होनी चाहिए लड़के के अंदर। बहुत ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਆਤਮਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। एक शरीर में दो दो आत्माएं एक साथ रहना ये बहुत बड़ी बात होती है, और दोनों को जिंदा रखना वो बहुत बड़ी बात है। जो देव ठाकुर एक मुंडा ਸੀਗਾ, ਦਾੜੀ ਸੀਗੀ ਫੇਸ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ हेयर स्टाइल ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਦੇਵ ठाकुर ਟੂ ਯਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ कि हाँ ਹੁਣ मेरी कुड़ी वर्गी ग्रोथ हो रही है? 25 साल तक 24 साल तक अपने आप को एक एज अ बॉय देखना, वो बियर्ड एंड मुस्टैंग में अच्छी तरह, अचानक बियर्ड क्लीन शेप कर देना, उसके बाद थोड़ा सा टॉप पहन लेना, जीन्स पहन लेना टाइट फिटिंग्स वाली, वो थोड़ा मेरे लिए डर वाला माहौल था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं बाहर निकली तो पक्का मुझे पहले से ज़्यादा गालियाँ बढ़ने वाली हैं लोगों से। लोग ऐसे एक्टिवा चला के भी जाऊँगी, लोग गालियाँ निकालेंगे। आपने दिमाग में बिठा लिया कि मेरे को अब सर्जरी करवानी है। अलग तरह से चीज़ें पसंद थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आम जैसे लड़कों को लड़कियां पसंद आती होंगी, मुझे थोड़े से लड़कों की तरफ अट्रैक्शन थी कि नहीं। लड़कियों वाले कपड़े पसंद है, मुझे मेकअप्स के सामान पसंद है, खुद पे मेकअप करना अच्छा लगता था। माँ बाप कहते हैं शादी कर देनी है, अरे शादी कैसे कर दोगे? किसी आप एज अ गे या फिर एज अ फील लाइक अ वुमेन, जो भी आप हो, आप किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ कैसे खेल सकते हो? सो यहाँ पे कंफ्यूजन थी कि मैं गे हूँ या फिर कोई सच में कोई अंदर से कोई लड़की है, या फिर मैं ऐसे रह सकती हूँ या फिर नहीं रह सकती, ये भी पता करना था मेरे को कि अगर आप लड़के से लड़की बनना चाहते हो तो देयर इज नो गोइंग बैक, फिर आप वापस नहीं आ सकते। सर्जरीज के बाद पॉसिबल ही नहीं है वापस आना। अगर मुझे किसी ने सबसे पहले दीदी बोला, वो मेरे भाभी माँ ने। मम्मी ने कहा मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी है। बिल्कुल, वो आप बोलते हैं, बट जब वो बात करते हैं, हाँ अच्छा तुम आओगी कि नहीं आओगी, वो आओगी वाला वर्ड्स ना, दैट्स सो रिलैक्सिंग फॉर मी कि हाँ फाइनली मतलब मम्मा ने वो चीज़ मतलब करनी शुरू कर दी जो मुझे पसंद है। ना मम्मा को बहुत चीज़ों का सफ़र करना पड़ा। रिलेटिव्स बोलते रहे कि मतलब ये तो लड़की बन रहा है दिनों दिन, है ना, पड़ोसी बोलते रहे कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आपका बच्चा तो ऐसे दिख रहा है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ जितना मैंने फेस किया है उससे ज़्यादा कहीं मेरी माँ ने किया। उस टाइम मेरे मम्मा ने बोला बच्चा मेरा है, पूरी ज़िंदगी मैंने स्ट्रगल किया है ना, मैंने पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक मैंने पहुँचाया, सब कुछ मैंने किया, उसके बाद अगर चीज़ें आप मेरे बच्चों के लिए डिसीजन लोगे तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने डिसीजन लिया है, मेरा बच्चा, योर मदर इज एन इंस्पिरेशन। बिल्कुल, मैंने बोला ना भगवान मैंने कभी देखा नहीं, बट मैंने अपनी माँ में जरूर देखा है। अगर आप डिफरेंट हो तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप उस वाहिगुरु जी ने जो भी चीज़ बनाई है, परमात्मा ने हमें सब कुछ एक्सेप्ट है, तो हम क्यों नहीं, है ना। सभी जानवर सब कुछ, जब आप खुद बोलते हो कि सब उनकी रजा से बने हैं, तो हम भी उन्हीं की रजा से बने हैं, तो हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? मतलब डिफरेंट हम डिफरेंट हैं, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है ना। चाहती हूँ अगर उस परमात्मा ने बना ही दिया है हमें ऐसा, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर सिर्फ आपका है कि आप अदर चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो और हमें नहीं करते, है ना। रोज स्लीपिंग पिल्स खानी, 8 महीने तक नींद की गोलियां खाई मैंने बोला अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो शायद मैं आने वाले टाइम में कुछ दिनों का ही मैं मानूं मर जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टेंशन था, घर से कुछ और सोच के निकलना, काम पे जाना, हंसते रहना, वहाँ पे रात को डिप्रेशन में सोना, मतलब ना हंसते चेहरे राज कह रहे। बिल्कुल, और सबको ऐसा लगता था कि ही इज़ वेरी फेमस, बहुत अच्छी सी लाइफ जा रही है उसकी। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे इतने खास। जो उनका हाँ वाला डिसीजन था ना, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब चेंजिंग था, ये कॉल था। अगर मुझे लगता है कि ज़िंदगी की अगर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे कभी मिली होगी तो जब मेरी मम्मा ने बोला कि हाँ ठीक है तू कर जो करना है, मैं तेरे साथ हूँ।
आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, व्हाट डिड यू फील? सबसे पहले स्किन चेंज हो गई, मतलब हेयर लेस हो गए, लाइक वॉइस तो शुरू से ही ऐसी थी फेमिनिन लिटिल बिट, अभी भी थोड़ी हैवी है बट स्टिल आई एम हैप्पी विद माय वॉइस, थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे। तो मतलब सबसे बड़ी बात कि स्किन सॉफ्ट हुई है, सबसे बड़ी बात जो होती है, जो बॉयज की स्किन होती है थोड़ी सी हार्ड, मसल्स थोड़े हार्ड होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी जो मैं हूँ ना, मैं बचपन से यही थी, बस मेरी बॉडी बदल गई है, आत्मा वही है। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा और बॉडी एक ही है। एक है। हाँ। मैंने वैसे गुजारे 8 महीने, मतलब मैंने अपने स्कूलिंग टाइम में 1-1.5 साल वैसे गुजारी कि मैंने कभी इंटरवल में अपने किसी फ्रेंड के साथ मैंने मतलब कोई प्ले नहीं किया, खेला ही नहीं। जिसके भी घर जाओ, हाँ ये तो लड़की की तरह बिहेव करता है, अच्छा तुम लड़की हो गया, ये वो ऐसे, मतलब उनको सब कुछ दिख रहा है कि एज इट इज ये है, बट फिर भी टॉन्टिंग है ना। आई ट्राई कि मैं शायद लड़का रह लेती हूँ, मतलब कोशिश करूँ, आई जॉइन अ जिम कि चल ठीक है मस्कुलर बॉडी बनाती हूँ, थोड़ा ना फीलिंग आ जाएगी, लड़कियां पटाओ, समथिंग लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करके रहो तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सबकी गर्लफ्रेंड्स थी, मेरी नहीं थी, तो मैंने कहा चल ठीक है हम गर्लफ्रेंड्स भी बनाते हैं ना। तो ट्राई करना और करना, उसमें बहुत फर्क होता है जी। जो चीज आप नहीं हो वो प्रिटेंड करना, लाइक वो बहुत मुश्किल है ना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟੌਂਟ ਮਾਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ। अपनी सोच ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਡਰੇ ਬਹੁਤ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਸ਼ਾ ਜੀ, ਦੇਵ ਠਾਕੁਰ ਟੂ ਯਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਆਤਮਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ उस आत्मा ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ बॉडी देती कि तू कुड़ी है तो तू कुड़ी बन के रह। जी बिल्कुल। मतलब ये जर्नी एक्सप्लेन करने के लिए तो मतलब मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाएगा, बट तकलीफ़ें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। और शायद मैंने बहुत कुछ ट्रैवल किया है इन सब की वजह से। मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल अभी कर भी रहे हैं। सो मेरे लिए फ़िलहाल ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा कहनी आसान है उतना करना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ को वक्त लगता है। और तकलीफ़ कहते हैं ना, जितना तकलीफ़ का टाइम जो होता है वो गुजरता नहीं है। सो मेरे लिए वो तकलीफ़ का टाइम, तकलीफ़ लाइक बहुत लंबा था प्रोसेस, और उसको गुजारना
बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और ये करना या ना करना ये सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड था। बट जब कहते हैं एक बार किसी चीज़ को ठान लिया जाए तो वो लोग हो ही जाता है वो चीज़। सो इट्स स्टिल लाइक वो चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। सो देव ठाकुर छोड़ के यशा सिंह बनना वो मेरे लिए बहुत बड़ी जर्नी थी। लाइक 3 साल की जर्नी मैंने कैसे निकाली है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक बहुत मुश्किल होता है सोसाइटीज़ की चीज़ों को सुनना, उसके बाद भी आप सफ़र कर रहे हो, जब हर तरफ से नेगेटिविटी आ रही हो और आप सिंगल इंसान पॉजिटिव ही निकल रहा हो। सो वो बहुत मुश्किल होता है वो वक्त। लेकिन मैंने शायद वो वक्त अब गुजार लिया है। सो अभी सो प्राउड कि यस आई एम लाइक अ वुमेन, एंड जो मुझे चाहिए था एटलीस्ट वो तो एटलीस्ट मैं अब हूँ। तो बहुत प्राउड फील होता है उन सब चीज़ों। बचपन की बात करें, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फील होया कि नहीं यार कि आई हैव टू ब्रेक द शैकल्स? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जब हम छोटे होते हैं ना, मतलब हमें उस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं होता। मतलब ना हम ज़्यादा सोच समझ सकते हो, लाइक फैसले लेने की कोई उम्र भी नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। सो मतलब उस टाइम तो हमें जो दिल आता है वो कर रहे होते हैं कि हाँ कपड़े पहन लिए, खेल लिए, हम लड़की वाली गेम्स खेल रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। मॉम डैड सोसाइटी उस टाइम कुछ भी नहीं बोलती, बिकॉज दे नो कि हाँ यार बच्चा है, करने दो, करी जा रहा है, ठीक है, अब बड़ा होके ठीक हो जाएगा। तो वो जो चीज़ होती है ना, मतलब छोटे होते वो थोड़े जगहों में होती है, और जब हम बड़े होते हैं वो स्पेस बढ़ता जाता है अंदर ही अंदर। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि हम जब एज होते जाते हैं, थोड़ी एज बढ़ती जाती है, तो वो चीज़ें अंदर बढ़ती जाती हैं। और जो फीलिंग्स हैं यू कान कंट्रोल। मतलब आप फीलिंग्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी रोक नहीं सकते। आप दबा ज़रूर सकते हो बट उसको मतलब बंद नहीं कर सकते कहीं पे, तो या फिर उसको आने से नहीं रोक सकते। सो फीलिंग्स लाइक वो तो अनवांटेड चीज़ है कि हाँ वो तो है, तो है रहेंगी ही ऑब्वियसली ना। सो छोटे हुए थे तो हमें तो पता नहीं चला कि मतलब चलो हम 10-15 साल तक तो ये स्कूलिंग करते रहे, तो पता नहीं चलता था। मुझे स्टिल जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करती थी तभी भी नहीं पता चला। मतलब क्या होता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में बड़ा सही सब कुछ सिस्टम होता है वहाँ पे ना, तो मतलब ना टीचर्स इतना ज़्यादा हमें कुछ बोलते हैं, ना वो बच्चे भी जो ऑलरेडी बड़े एजुकेटेड हैं सबके सब, कभी किसी ने कुछ वहाँ पे बोला नहीं। बट मुझे पता था कि मैं थोड़ा सा तो डिफरेंट हूँ, बिकॉज मुझे लगता है था कि मतलब मेरी अंदर फीलिंग्स वो है ही नहीं जो एग्जैक्टली होनी चाहिए लड़के के अंदर, क्योंकि मैंने कभी वैसा फील ही नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, मतलब छोटी छोटी बातों पे मैंने नखरे दिखाने, गुस्से हो जाना मम्मी से, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करना है ना, वो चीज़ें चलती रही। मतलब मुझे कभी मैं इमोशनल भी बहुत कि मतलब कुछ भी थोड़ा सा डांट दिया बस मैंने रोने बैठ जाना है कि भाई मैं बेड का कोना पकड़ लिया और बैठ रो रही हूँ मैं। तो मतलब मम्मा कहती लड़कियों की तरह मत बिहेव कर। तो मतलब वो थोड़ा सा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब फिर जब हम दिल्ली में मैंने दिल्ली में जब मैंने 7th तक स्टडी की, तो तब क्या था कि मैं वही 13-14 साल की होंगी इस टाइम पे। तो अब मुझे थोड़ा सा तो लगा कि कुछ तो डिफरेंट चल रहा है, मतलब क्योंकि मुझे अलग तरह से चीज़ें पसंद थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आम जैसे लड़कों को लड़कियां पसंद आती होंगी, मुझे थोड़े से लड़कों की तरफ अट्रैक्शन थी कि नहीं यार, मतलब मुझे लड़कियों की तरफ कुछ था ही नहीं। तो मतलब खुद से ही पूछना कि मतलब ऐसा क्यों चल रहा है ये सिस्टम, अगर मैं ट्राई भी करूँ तो नहीं भी होता था। हाँ मुझे उनके साथ खेलना कूदना मतलब घूमना ज़रूर पसंद था, बट एक लाइकिंग होता है ना ऑपोजिट जेंडर वाला, वो बिल्कुल भी नहीं था। लड़कियों वाले कपड़े पसंद है मुझे, मेकअप्स के सामान पसंद है, खुद पे मेकअप करना अच्छा लगता था। मतलब वो चीज़ें क्या हुआ चलती रहती थी धीरे धीरे। बट पता क्या होता है, जब एक आप अच्छी सोसाइटी और अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो तब हम उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ना ही लोग ज़्यादा देते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी फैमिली की कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। वी आर बिलोंग लाइक एन मिडिल क्लास फैमिली। सो मम्मा यहाँ पे आ गए, पंजाब में आ गए, तो मुझे उठा के सरकारी स्कूल में डाल दिया। तो अब क्या हुआ कि कॉन्वेंट स्कूल से दिल्ली पब्लिक स्कूल से सरकारी स्कूल में जाना, मुझे लगता है कि मैसिव चेंज है, बहुत सब कुछ बदल गया, मेरी दुनिया बदल दी। एग्जैक्टली सोसाइटी बदल गई, लोग बदल गए, आसपास के पड़ोस में जो थे उनकी मेंटालिटी, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं, हम जब एटमॉस्फेयर बदलते हैं ना तो चीज़ें बदल जाती हैं। और जब हम यहाँ सरकारी स्कूल में आए हैं तो मतलब
मुझे विद इन वीक पता चल गया कि मतलब या फिर मैं मरी जाऊंगा या फिर मेरे को स्कूल नहीं जाना। क्योंकि आई डोंट नो, जो बॉयज़ थे वो गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे और उन्होंने गलत तरीके से बुलाना शुरू किया। मतलब दिल्ली में मतलब माहौल स्कूल में बहुत different इतना है ज़्यादा दिल्ली और एजुकेशन और पंजाब ऊपर का से इतना शरीफ हम लोग, हमें कुछ नहीं पता कि गालियाँ क्या होती हैं, ये क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता था। मतलब एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करना कि घर पे ही रहना, पढ़ाई करना, ट्यूशन जाना, घर आना, यही हमारी ज़िंदगी थी। यहाँ पे आई डोंट नो लोग इतने बुरी तरीके से ट्रीट करने लग पड़े, रास्ते पे चलते टोट मार रहे थे। मतलब बी लाइक अ बॉय, बट आई थिंक मेरे चाल में थोड़ी प्रॉब्लम थी या फिर मतलब यू नो मेरे बोलने में थोड़े सा था कि फेमिनिन था, थोड़ी सी वही थोड़ी सी फेमिनिन थी ना। तो लोग ने मुझे बोलना लड़की की तरह क्यों बातें करता है, लड़कों की तरह कर, उनकी तरह चल, ऐसे मतलब ऐसे सीधा हो गए चल, ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हैं। मतलब वो चीज़ें कभी मुझे कभी किसी ने टोकी नहीं, और जब अचानक लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया तो मैंने भी सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, एक बार कोई बोलता है तो ठीक है, 2 बार बोलता है। जब मेरे यहाँ पे जब मेरे रिलेटिव्स बोलने लग पड़े कि हाँ इसकी और लड़कियों जैसी वॉइस है ना, और इसके चाल चलन वैसे हैं, तो मतलब मैंने खुद सोचना शुरू कर दिया कि मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ठीक है, बचपन से लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद विद इन 6 मंथ इतना ज़्यादा डॉन्टिंग, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मतलब अब मैं उस तरीके का दिमाग तो था नहीं इतना मेच्योर कि हम लोग को कुछ समझ में तब एज क्या थी आपकी? इट्स लाइक 14-15 समथिंग है ना। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आई ट्राई की थोड़ा ठीक है, मैंने थोड़ा ट्राई किया कि हाँ ठीक है, स्ट्रेट बनना है, थोड़ा यू नो अच्छे से चलना है, थोड़ी सी हैवी वॉइस निकालनी है। तो मतलब कब तक करते रहे है ना, 2-4 दिन किया, उसके बाद फिर शुरू हो गया सब कुछ वैसा। तो मतलब मेरे को था, मैं मतलब ढीठ होता है ना बंदा, वैसा हो गया। तो मतलब ठीक है, बोलने दो। तो मम्मा कहते हैं चल ठीक है, मम्मा ने सीधे बोला कि तू जैसे है वैसे ठीक है, किसी के प्रेशर में आके अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना। क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि हम स्टडी पे जोर नहीं दे पाते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरा दिन इतना टॉन्टिंग के बाद ऊपर से जब कल स्कूल में जाना है फिर उनकी बातें सुननी है, तो वो चीज़ें शायद हमारे दिमाग में रहती हैं कि कल हम सुबह स्कूल जाएंगे तो पीछे डेस्क वाले मुझे इस नाम से बुलाएंगे और वो मुझे मतलब मारेंगे या फिर यू नो मेरे को गालियाँ निकालेंगे या फिर इंटरवल में मुझे परेशान करेंगे। तो क्या हुआ कि मेरी ना टीचर्स के साथ बड़ी बनती थी, मैथमेटिक्स या फिर ड्राइंग टीचर के साथ। मैंने उनको बोलना सर को कि सर आप ऐसा करो, जब इंटरवल होता है प्लीज़ मैं आपके ऑफिस में आके बैठ जाता हूँ या फिर है ना वहाँ पे खाना खा सकता हूँ। कहते क्या हुआ? मैंने कहा सर मुझे ऐसे परेशान करते हैं। चलो ठीक है आप आ जाना। ठीक है, मैंने वैसे गुजारे 8 महीने, मतलब मैंने अपने स्कूलिंग टाइम में 1-1.5 साल वैसे गुजारी कि मैंने कभी इंटरवल में अपने किसी फ्रेंड के साथ मैंने मतलब कोई प्ले नहीं किया, खेला ही नहीं, डर के मारे कि मुझे कुछ सुनना पड़ेगा, उन्होंने मुझे कुछ मारना है या फिर गलत हरकतें कैसे के टॉन्ट्स देते थे? टॉन्ट ऑब्वियसली मतलब यू नो कि तू मतलब ऐसे, मतलब यहाँ पे तो बड़े नामों से बुलाते हैं, टेम्पू एंड ऑल समथिंग ना। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे को बोलते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट हो तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप उस वाहिगुरु जी ने जो भी चीज़ बनाई है, परमात्मा ने हमें सब कुछ एक्सेप्ट है, तो हम क्यों नहीं, है ना। सभी जानवर सब कुछ, जब आप खुद बोलते हो कि सब उनकी रजा से बने हैं, तो हम भी उन्हीं की रजा से बने हैं, तो हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? मतलब डिफरेंट हम डिफरेंट हैं, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है ना। या फिर अगर ऐसा भी होता है कि समटाइम लोग बोलते हैं इसको तो शौक है, मतलब ये कैसा शौक हुआ कि हम लड़के रहते हुए लड़कियों की तरह रहेंगे? मतलब ये कैसा शौक हो गया, है ना। मतलब ये शौक, मतलब मुझे तो ये बहुत हंसी आती है इस बात पे कि आप इतने एजुकेटेड होके और इतने मैच्योर होके आप लोग ये बोलते हो कि हमें शौक हो गया। मतलब किस बात का शौक है कि हम लड़के होके लड़कियों की तरह बिहेव करें? मतलब ये कैसा शौक हो गया? तो मतलब ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर मैं किसी स्ट्रेट आदमी को बोल दूँ या फिर आपको बोल दूँ आपको लड़कों की तरह रहना, आप हेयर कट कराओ, स्पाइकी हेयर कट रखो, है ना, लड़कों की तरह चलो, यू नो एकदम बिल्कुल उनकी तरह रहो, रात को 12-2 बजे घूमो, कोई चक्कर नहीं है, आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा। और कोई शौक नहीं होता, ये कोई शौक नहीं है। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, अगर उस परमात्मा ने बना ही दिया है हमें ऐसा, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर सिर्फ आपका है कि आप अदर चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो और हमें नहीं करते, है ना। और एक और बात है कि अगर आप कहते हो कि हमें जैसा बनाया है वैसा रहना चाहिए, तो या फिर हम वैसा रह सकते हैं या फिर हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। अपने तरीके से अच्छी बात है, बट कंफर्टेबल होना बहुत बड़ी बात है। इतना वक्त लगता है, मतलब मुझे लगता है इतने जन्म लेने के बाद एक बार जन्म इंसान का मिलता है, अगर उसमें भी खुश होके ना बिताएं तो इट मीन्स वो वेस्ट है। तो खुद को पाने के लिए हमने स्ट्रगल किया और
उसमें अगर प्रो एंड कॉन्स आए हैं तो उसके जिम्मेदार भी और हम ही। देन क्या हुआ, जब स्कूलिंग चलो ख़त्म हुई, किसी तरह से ख़त्म क्या हुई, मतलब मैंने 10th किया, उसके बाद मैंने 11th भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से एडमिशन लिया, तो मेरी फैमिली की थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। देन फिर हमने सोचा चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे हुई लाइफ की, मैंने सबसे पहले मेहंदी लगाना शुरू किया कि चलो ठीक है घर घर जाके मेहंदी लगाऊंगा, तो देन थोड़े 2 पैसे आ जाएंगे ना, बिकॉज हम बहुत गरीब थे उस टाइम पे। तो जब हम एक दिन में 300-200 भी आ जाते थे, हम वेरी हैप्पी कि शुक्र है थोड़ा सा पैसे आने शुरू हुए। तो मतलब मैंने 1 साल वो काम किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ना मतलब लोगों को देखा है कि हम जहाँ पे लगाने जाते थे, लोग हमें ऐसे पार्लर वाले बाहर बिठा देते थे कि आप अंदर मत बैठो, हमारा मेकअप देख लोगे और आपको मेकअप आ जाएगा। मतलब ये टाइम भी हमने सरवाइव किया है। और मुझे इतना लगा कि अब मेकअप की बात करो, काश मुझे इतना अच्छा मेकअप आए कि मतलब लोग तरसते हैं कि हाँ भाई मेकअप करवा रहे हैं तो इनसे करवाना है, सीखना है तो सीखना है। तो मतलब स्ट्रगलिंग टाइम वहाँ से शुरू हुआ मेरा। जब हम बाहर निकलते हैं तो शायद हमें चीज़ों का सामना और करना पड़ता है, क्योंकि घर में रहने के बाद दायरा छोटा होता है और बाहर निकलने के बाद वही दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। सो अब क्या हुआ कि वो दायरा बढ़ गया, लोग बढ़ गए, सोसाइटी बड़ी हो गई, अब लोगों की लोगों को अब और ज़्यादा सहन करना पड़ रहा है। जिसके भी घर जाओ, हाँ ये तो लड़की की तरह बिहेव करता है, अच्छा तुम लड़की हो गया, ये वो ऐसे, मतलब उनको सब कुछ दिख रहा है कि एज इट इज़ ये है, बट फिर भी टोंटिंग मान है ना, सोसाइटी ऐसी वो भी सुना, वो भी सुना। अब हमारे बीच में क्या था कि हम लोग बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, परवरिश इतनी अच्छी रही कि हमने कभी पलट के किसी को जवाब नहीं दिया, ना ही कभी गलत शब्दों में, ना ही मैंने कभी उनको कभी कुछ बोला, क्योंकि हमारे अंदर वो था ही नहीं कुछ नेगेटिव ना। सो मैंने कहा चलो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है नहीं करते तो फिर भी ठीक है ना, हमें सिर्फ अभी अपने फैमिली और अपने आप से मतलब था। तो स्ट्रगल टाइम शुरू हुआ, वहाँ से चलता गया। फिर धीरे धीरे 2017 मेरे आइडल नईम खान सर, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली। तो ट्रेनिंग लेने के बाद सडनली लाइफ में क्या होता है ना, स्टार्स अच्छे होते हैं, हाइप मिलती है। सो मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था। देन उसके बाद क्या हुआ कि वो हाइप शुरू हुई, उसके बाद हम बिकम वेरी फेमस एज अ देव ठाकुर। तो उसके बाद मैं बहुत फेमस हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे डर लगा कि अब इस स्टेज पे एक लड़का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा बिहेव किया तो शायद लोग मुझे और ज़्यादा टॉन्टिंग करेंगे। करियर, हाँ, जब आपके पास बिजनेस होता है ना, बहुत डरते हो कि हाथ से सब कुछ चला जाएगा अगर मैंने कुछ गलत डिसीजन लिए। I'll take a decision when I'm 19-20 ना, कि हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं कि लोगों के बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग बढ़ गई हैं। I'll try कि मैं शायद लड़का रह लेती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ। I'll join a gym कि चल ठीक है, मस्कुलर बॉडी बनाती हूँ, थोड़ा ना लड़कियाँ पटाओ, समथिंग लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करके रहो, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सबकी गर्लफ्रेंड्स थी, मेरी नहीं थी, तो मैंने कहा चल ठीक है हम गर्लफ्रेंड्स भी बनाते हैं ना। तो ट्राई करना और करना, उसमें बहुत फर्क होता है ना। जो चीज़ आप नहीं हो वो प्रिटेंड करना लाइक वो बहुत मुश्किल है ना। अगर मतलब आप लड़की नहीं हो, आपको लड़की की तरह बनना पड़ रहा है, सो मुझे लगता है इससे बुरा कुछ और नहीं है। तो हमेशा की तरह मतलब मुझे बस एक साफ सीधी बात कि एक शरीर में 2 आत्माएं एक साथ रहना ये बहुत बड़ी बात होती है, और दोनों को जिंदा रखना वो बहुत बड़ी बात है। सो मतलब टाइम टू टाइम वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, जो चीज़ें हम दबा के रखते हैं ना। आप एक चीज़ें ज़्यादा टाइम तक दबा के रखोगे, शायद वो नीचे इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एक टाइम पे जब ब्लास्ट होती हैं तो आपकी रियलिटी ख़त्म कर देती हैं वो, जब बाहर आती हैं। तो सेम वैसा ही हुआ। 3 साल स्ट्रगल करने के बाद व्हेन आई एम 24 देन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रिंग हो गया, मतलब मतलब मेरे को माइग्रेन प्रॉब्लम हो गई। देन उसके बाद मेंटली अपसेट होने लग पड़ा कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है ज़िंदगी में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दब गया हूँ, पूरा दिन लड़कों की तरह बिहेव करके। देन उसके बाद शाम को ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, मतलब ऐसा कुछ करना। सो मतलब दिन रात सोचते रहना कि अब क्या बनेगा। मतलब ठीक है, पैसा आने के बाद माँ बाप कहते हैं शादी कर देनी है। अरे शादी कैसे कर दोगे किसी, आप एज अ गे या फिर एज अ फील लाइक अ वुमेन, जो भी आप हो, आप किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ कैसे खेल सकते हो। मतलब सबसे बड़ी बात हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा है कि माँ बाप को पता होने के बावजूद भी वो उनके साथ ऐसे शादी कर देता है। वो फ्रेंड्स लाइक हैं बहुत सारे जिनकी शादी हो चुकी है, बट मुझे ऐसा लगता है आप इस तरीके से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हो। तो इससे बेटर है यू कैन टेक अ डिसीजंस एटलीस्ट अपने लिए, ना सही उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी आप बर्बाद करने जा रहे हो। सो आई जस्ट से टू माई मॉम एंड डैड कि स्ट्रेटली कि नहीं भाई मेरे को शादी नहीं करनी, बिकॉज जब वैसी कोई फीलिंग ही नहीं है तो शादी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मम्मा कहते हैं चलो ठीक है 1-2 साल निकलने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा ना टाइम के साथ।
मतलब उनको पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि चीज़ें स्टार्टिंग में ठीक होती हैं, वो धीरे जब वो मैच्योर होंगे तो खुद अपने आप ठीक ठीक हो जाएंगे। But वो मुझे सोच ऐसा नहीं है कि लगता। मुझे लगता है जब चीज़ें आपको दिखें आप उनको समझो, ना कि उन पे कंट्रोल करो, क्योंकि जब चीज़ें बच्चा करता है एटलीस्ट वो जानबूझ के कि नहीं नहीं करता, करता। वो इंटरनली फीलिंग्स होती हैं जब वो कर रहा होता है। हम हमेशा बच्चों को इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोटा है, गलती कर दी, या फिर छोटा है, बिहेव कर रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि वो एक ट्रू टाइम होता है जब बच्चा अपनी रियलिटी दिखाता है कि मैं एग्जैक्टली ऐसा हूँ, बड़ा होकर ऐसा ही बनूंगा। मुझे ऐसा लगता है, तभी मैं बोलती हूँ ना, जब बच्चे बदमाश होते हैं उन पर कंट्रोल कर लो, क्योंकि बड़े होकर और भी ज़्यादा शैतान हो सकते हैं ना। तो मुझे वो चीज़ें थोड़ी सी थी। तो मम्मा ने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, तो मम्मा कहते चलो बड़े होकर ठीक हो अपने आप जाएगा ठीक हो जाएंगे। देन उसके बाद टाइम आया कि आई टेक अ डिसीजंस कि हाँ चलो ठीक है। तो मतलब बड़ी मुश्किल से व्हेन आई एम 25 तो मैंने सोचा कि मैं डिसीजन लेती हूँ कि कुछ करना है। तो सबसे पहली बात तो इतने डिप्रेशन में रोज जाना, मेडिसिन खाना, स्लीपिंग पिल्स खा लेना कि मतलब देव ठाकुर रोता था उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल एज अ देव ठाकुर ही मैंने ये सब किया है। तो रोज स्लीपिंग पिल्स खानी, 8 महीने तक नींद की गोलियां खाई मैंने बोला अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो शायद मैं आने वाले टाइम में कुछ दिनों का ही मैं मानूँ मर जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टेंशन था, घर से कुछ और सोच के निकलना, काम पे जाना, हंसते रहना, वहाँ पे रात को डिप्रेशन में सोना, कहते हैं ना हंसते चेहरे राज कह रहे। बिल्कुल। और सबको ऐसा लगता था कि ही इज़ वेरी फेमस, बहुत अच्छी सी लाइफ जा रही है उसकी। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे इतने खास, मतलब ना मैं कभी किसी को ज़्यादा मिलती थी ना ही नहीं मिलती थी, बट एक दो फ्रेंड्स थे जिनके साथ थोड़ा चिल मार लेना कि चलो ठीक है। बट मैं डरती भी थी कि मैं अगर इनके साथ फ्रेंडशिप कर लूँगी, इन्होंने अगर कभी कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें बता दी किसी मेरे स्टूडेंट्स को तो उन्होंने हंसना है मेरे ऊपर। मतलब वो होता है ना, कईयों को फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से, कईयों को नहीं पड़ता। मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी में इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस भी आते हैं, बट वो बाहर नहीं निकल पाते। अभी मैं बात तो नहीं करना चाहती, बट स्टिल हमारे जलंधर में हमारे फ्रेंड्स की सी लाइन्स का था, वो ये था, उसकी डेथ हुई थी, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी। तो इसी टॉपिक्स की वजह से ही डेथ हो जाती है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो हाथ जोड़ के उनको समझने की कोशिश कीजिए। कल को आप अपना बच्चा खो दें, इससे बेटर आप उनको समझ लीजिए, है ना। एटलीस्ट वो जिंदा तो रहेगा, है ना, आपके लिए। शायद वो आपके बेटे से ज़्यादा आपको ज़्यादा खुशियाँ दे सके, या फिर उस रूप में ना सही वो जो चाहता है वो करके उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको दे सके, है ना। आप किसी चीज़ को बांध के रखोगे कब तक, मतलब फीलिंग्स को आप कभी ज़िंदगी भर बांध के दबा के नहीं सकते। क्या करता है फिर बच्चा, आज़ाद होने के लिए पिंजरा तोड़ने की कोशिश करता है, और जिस दिन पिंजरा टूट गया वो आपके कभी नहीं आएगा। तो मैं बस पेरेंट्स को ही बोलना चाहती हूँ, अगर कोई है तो समझो, अगर जिस दिन बच्चा हाथ से गया वापस कभी नहीं आते वो। आपके पेरेंट्स ने समझा आपको? जी बिल्कुल। मेरी मम्मा, मैं आपको, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। मेरी डैड के साथ ज़्यादा नहीं बनती, मतलब ठीक है, मतलब डैड के साथ ठीक है बचपन से ही, क्योंकि मॉम डैड थोड़े अलग रहे हैं पहले, फिर उसके बाद एक साथ हुए। तो हमारी ट्विनिंग नहीं है पापा के साथ, क्योंकि मेरी पूरी बचपन से जब तक मैंने 10th क्लियर किया, 11th तक, तब तक पापा अलग रहे मम्मा से थोड़ा। पापा गांव में रहे, मम्मी फिर यहाँ पे रहे, तो हमारे बीच में ट्विनिंग नहीं थी। तो मेरी मम्मा के साथ ही ज़्यादा बनती थी, मतलब। तो मम्मा ने कभी मेरे को कुछ बोला नहीं, मतलब बचपन से मम्मा ने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया है। मैं बस ये बोलती हूँ कि अगर मैंने कभी भगवान देखा है तो अपनी माँ में देखा है, क्योंकि मैंने तो कभी भगवान देखा ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर भगवान कभी नज़र आए तो मेरी माँ में। जो उनका हाँ वाला डिसीजन था ना, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब चेंजिंग था, ये कॉल था। अगर मुझे लगता है कि ज़िंदगी की अगर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे कभी मिली होगी तो जब मेरी मम्मा ने बोला कि हाँ ठीक है, तू कर जो करना है, मैं तेरे साथ हूँ। सबसे ज़्यादा उस टाइम अच्छा लगा। फैमिली सपोर्ट, फैमिली क्या, मतलब मेरी माँ मेरी दुनिया थी। मतलब कहते हैं ना, मतलब चीज़ें, पहला जो स्टेप होता है वो सबसे मुश्किल होता है, वो मेरी माँ का था। मेरी मम्मा ने मतलब अपने कंधे पे पैर रख के मेरे को ऊपर चढ़ाया कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एक बार होता है ना, कभी किसी की फैमिलीज बोलती है कि मत कर, सोसाइटी क्या बोलेगी, बदनामी हो जाएगी, है ना। बट टच वुड, मेरी मम्मा ने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि मतलब कि तूने ये काम नहीं करना। मतलब ऑलवेज शी सेड कि हाँ, खुशी मिलती है तुझे, जो करना है कर ले। मतलब मैंने उस टाइम रियलाइज़ किया कि माँ सच में भगवान होती है। मतलब इतना प्राउड फील हुआ। मम्मा के पास कोई बैकअप मनी नहीं है, मतलब कि हाँ वो पैसा लगा सकते थे। वो टाइम ऐसा था कि खुद कमाऊँगा, खुद करके दिखाऊँगा और मम्मा को बहुत खुश रखना, चाहे उनका कोई साथ दे ना दे, बट मम में ऑलवेज देयर। तो चीज़ें चलती रही, स्टार्ट हुआ। फिर जब मम्मा ने बोला करना कैसे है, मतलब लाइक फिर जब सब कुछ उनको बता दिया,
मुझे कभी पता नहीं था कि मम्मा ने हाँ भी बोलना, मुझे बोला था कि मम्मा ने पापा को बताना, फिर मार वार पड़ेगी तगड़ी, है ना, बंद कर देंगे मेरे को रूम में, क्योंकि हम इतने बड़े होने के बावजूद भी अपने मम्मी पापा से बहुत डरते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आके बहुत बुरा लगता है। देन उसके बाद चीज़ें चलती तो रही, बट क्या होता है ना, मम्मा को बहुत चीज़ों का सफ़र करना पड़ा। रिलेटिव्स बोलते रहे कि मतलब ये तो लड़की बन रहा है दिनों दिन, है ना, पड़ोसी बोलते रहे कि ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आपका बच्चा तो ऐसे दिख रहा है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, जितना मैंने फेस किया है उससे ज़्यादा कहीं मेरी माँ ने किया। उस टाइम मेरे मम्मा ने बोला बच्चा मेरा है, पूरी ज़िंदगी मैंने स्ट्रगल किया है ना, मैंने पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक मैंने पहुँचाया, सब कुछ मैंने किया। उसके बाद अगर चीज़ें आप मेरे बच्चों के लिए डिसीजन लोगे तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने डिसीजन लिया है, मेरा बच्चा, योर मदर इज एन इंस्पिरेशन। बिल्कुल, मैंने बोला ना, भगवान मैंने कभी देखा नहीं, बट मैंने अपनी माँ में ज़रूर देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मेरी मम्मा, मैं चाहे अपनी मम्मा के साथ नहीं रहती जस्ट बिकॉज ऑफ इन माई फैमिली एंड थोड़ा सा, बट स्टिल लाइक वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। लाइक कुछ भी हो जाए, कोई भी डिसीजंस हो, तो वो प्रॉपरली मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, जो मर्जी कर ले, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। कोई भी आता है ना, मेरे से बात करवा दें, है ना, दैट वर्ड्स इट्स लाइक वर्थ फॉर मी। सो चीज़ें मैंने मम्मा को बताया, हम पहले साइकियाट्रिस्ट से बात करेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में थी, डार्क सर्कल्स हो गए थे, लाइक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कि मैं सो नहीं पाती थी। मम्मा खुद मुझे क्योंकि मेरे को बचपन से आदत है मम्मा के साथ सोने की, और माँ तो माँ ही होती है ना, मतलब करवटें लो और माँ को पता चल जाता है कि बच्चा परेशान है ना। मामा ने पूछते रहना क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, मम्मा को नॉर्मल मेडिसिन बता के मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लेनी। तो जब मम्मा को पता लगा कि मैं स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ तो शी इज़ वेरी अपसेट। उन्होंने बिठाया, पूछा कि बेटा मतलब अपने आप को क्यों ख़त्म कर रहे हो तुम, मैं बैठी हूँ ना, मतलब मेरे रहते हुए तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ। देन फिर जब मैंने बताया, मम्मा कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। फिर मेरे को पहले दिन तो जब बताया तो हंसी वाला मोमेंट था, क्योंकि मेरे को बोलते कहते मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तो पहले दिन तो मेरे को ये बोला, देन सडनली दूसरे तीसरे दिन बिठा के एक्सप्लेन करने लग पड़े कि हाँ बता प्रोसेस कैसा है, क्या करना है। क्योंकि उन्होंने मेरे को समझाया, मतलब कि अगर आप खूबसूरत निकलते हो तो इट्स गुड फॉर यू, अगर नहीं निकलते तो ज़िंदगी भर लोगों के टॉन्टिंग का सामना करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये तो किन्नर जा रहा है, ये तो घुस रहा है, ये वो ना, वो चीज़ें काफ़ी हद तक बहुत बुरी चलती रहेंगी। तो वहाँ पे स्टार्टअप क्या था कि सबसे पहले हमने बात की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से, क्योंकि एक मेरी कोई फ्रेंड है दिल्ली में, फिर मैंने पता किया कि मतलब ये स्टार्ट कैसे होगा सब कुछ, या फिर मैं पता क्या करूँ कि आपने दिमाग में बिठा लिया कि मेरे को अब सर्जरी करवानी है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि हम अभी कंफ्यूज्ड हैं कि हम एक्चुअल हैं क्या और हमें करना क्या है, सबसे पहली बात। सो यहाँ पे कंफ्यूजन थी कि मैं गे हूँ या फिर कोई सच में कोई अंदर से कोई लड़की है, या फिर मैं ऐसे रह सकती हूँ या फिर नहीं रह सकती, ये भी पता करना था मेरे को कि स्टिल अगर ऐसी लाइफ चल सकती है तो भी दे गुड कि ठीक है मैं अकेली रह सकती हूँ, मम्मा के साथ वॉज गुड, है ना। बट फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया मैंने सब कुछ, तो पता किया, सर्च किया कि स्टार्टअप कैसे करना है। फिर आई फाइंड माई वन ऑफ द फ्रेंड लाइक ना, शी इज़ इन दिल्ली, तो शी इज़ अ ट्रांस। तो मैंने प्लान किया कि चलो मिल के देखते हैं, पता करते हैं। तो मैंने मिली, प्रोसेस पूछा, तो कहती है कुछ मत करो, सबसे पहला प्रोसेस है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को मिलना, वो डिसाइड करने का कि तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है जब हमें कोई भी मेंटली प्रॉब्लम हो ना, चाहे वो लड़की को हो, चाहे लड़के को हो, चाहे किसी बुजुर्ग को हो, चाहे मुझे हो, बच्चे को हो, किसी भी चीज़ को लो। मम्मा को लगा था पहले कि किसी बर्डन की वजह से ये स्लीपिंग पिल्स ले रहा है, तो हम वैसे दिखा रहे थे। तो मैंने मम्मा से बात की, नहीं मम्मा ये मेरी फीलिंग्स भी हैं। मम्मा कहते हैं चल एक बार हम मिल लेते हैं, देन मैंने डिसाइडेड ना क्या करना है। तो क्या हुआ कि हमने सबसे पहले फाइंड किया डॉक्टर्स। तो मैंने पहले तो एक बार पूछ चुके थे फ्रेंड्स को कि भाई मम्मा को मिलना, ऐसे घर वालों से मिलना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा चलो जब अगर मिलना पड़ेगा तो हम बता ही देते हैं ना, डॉक्टर्स ने जब बोला था। तो मैंने बोला था मम्मा ऐसे सेशंस लिए हैं तो ऐसे स्टार्ट भी करना है। मम्मा कहते चलो ठीक है देखते हैं फिर। तो मुझे यहाँ जलंधर में मिले गए फाइनली डॉक्टर्स। तो उसके बाद मैं गई, देन हमने सब कुछ पता किया। तो डॉक्टर ने 5 to 6 सेशंस किया हमसे। वो 100 क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मतलब वो कुछ अजीबोगरीब तस्वीर दिखाते हैं, देन आपको ना उसके ऊपर स्टोरीज लिखनी होती हैं प्रॉपर। तो उन सब चीज़ों से पता चलता है कि आप मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो गर्ल्स बनने के लिए।
और उन्होंने हरकतें पूछी, आपको 2-3 घंटे बिठा के रखते हैं, हाँ, क्योंकि ये बात भी करते चीज़, हैं। क्योंकि अगर आप सर्जरी करा लेते हो, इफ यू डिसाइड कि अगर आप लड़के से लड़की बनना चाहते हो तो देयर इज नो गोइंग बैक, फिर आप वापस नहीं आ सकते। सर्जरीज के बाद पॉसिबल ही नहीं है वापस आना। तो डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, मुझे लगता है इस ट्रांसजेंडर जर्नी में सबसे बड़ा रोल होता है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर का। दे डिसाइडेड कि आपको क्या करना है। अगर आप एज अ गे रह सकते हो वो सजेस्ट करते हैं, है ना। मेरे साथ तो 8 सेशंस हुए उनके, मतलब मीटिंग्स हुई हैं 2-2 घंटे की। हर मीटिंग्स में वही बोलते हैं आप ऐसे रह के देखो, रह सकते हो। मतलब वो अपनी तरफ से 100% ट्राई करते हैं कि आप वैसे जैसे आपको हो प्रिपेयर करते हैं। हाँ, आपको प्रॉपर चीज़ बताएंगे कि अगर आप ट्रांस हो जाओगे तो आपको फीलिंग्स नहीं आएंगी और आप मतलब पूरी ज़िंदगी अकेले रहना पड़ेगा, कोई भी लड़का आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, 2 लोगों के ताने सुनने मिलेंगे, आप कैसे सर्वाइव करोगे, अकेले कैसे रहोगे पूरी ज़िंदगी, अभी आप फैमिली में हो। मतलब वो प्रॉपरली आपको कन्विंस करते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, है ना। बट टिल द एंड जब उनको पता चल जाता है कि नहीं, मतलब इंटरनली ये लड़की ही है, जैसे बिहेव करता है, फिर जैसे रहता है, जैसा लाइफस्टाइल है या फिर जो इसकी सोच है, देन दे गिव द सर्टिफिकेट कि हाँ ये ही इज़ रेडी टू बिकम अ ट्रांस वुमेन ना। देन सेकेंड स्टेप होता है हमारा हार्मोन्स का। जिस हम जब जिससे हम फेमिनिटी आती है, हाँ, वो फेमिनिटी आती है। और मैं साफ साफ बतानी चाहूँगी कि मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडीज़ के स्किन्स पे वर्क करती हैं, ना कि आपके बोन स्ट्रक्चर पे, ना कि आपके वॉइस पे, ना ही किसी और चीज़ पे। मतलब उससे चीज़ें वो ग्रो होंगी जो लड़कियों की बॉडीज़ में होती हैं, कि आप उस चीज़ के साथ जी सकते हो या नहीं। अगर आप एज अ वुमेन जी सकते हो फिर आप ऑपरेट करवा लो 2 साल बाद, अगर नहीं जी सकते आप बैक आ सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है हार्मोन्स की। अगर आपको लगता है कि आप लड़की की तरह पूरी लाइफ रह सकते हो तो आप सर्वाइव करो आफ्टर ऑपरेट। अदरवाइज हार्मोन्स के आफ्टर 2 ईयर के बाद अगर आपको नहीं लगता कि आपको लोग टोंट मार रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि हार्मोन्स के पहले आप खूबसूरत होते हो बाद में और हो जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्मोन्स जस्ट आपके स्किन टेक्सचर्स को बदलती है, ना कि आपके फीचर्स को। आपके नोज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपका फेस जैसा है वैसा ही रहेगा। मेरा फेमिनिन इसलिए बिकॉज मेरे मम्मा पे मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। मतलब अगर मैं लड़का भी थी तो मेरे मम्मा, मतलब लोग मुझे बोलते थे अब तुम अपने मम्मी की तरह लगते हो ना। तो वो फीचर्स मुझे बाय बॉर्न मिले हैं, तो मेरे फीचर्स शुरू से ही फेमिनिन थे। तो अगर आप ये बोलो कि अगर मैं आपको हार्मोन्स मेडिसिन दे दूं आप लड़की बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। मैं इन चीज़ों को डिनाई करती हूँ क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैंने 2.5-3 साल लिए हैं, मेरे फीचर्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी स्किन में आए। मतलब चिक्स फैट आ जाता है जो गर्ल्स के होते हैं, बॉयज़ के नहीं होते हैं। लाइक थोड़े बहुत फैट जब शुरू होते हैं, लिटिल बिट फीचर्स बदलते हैं। बट आप ये बोलो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, व्हाट डिड यू फील? सबसे पहले स्किन चेंज हो गई, मतलब हेयर लेस हो गए। लाइक वॉइस तो शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन फेमिनिन लिटिल बिट। अभी भी थोड़ी हैवी है बट स्टिल आई एम हैप्पी विद माय वॉइस। थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे। तो मतलब सबसे बड़ी बात कि स्किन सॉफ्ट हुई है। सबसे बड़ी बात जो होती है, जो बॉयज की स्किन होती है थोड़ी सी हार्ड, मसल्स थोड़े हार्ड होते हैं बिकॉज टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। खुद को एक्सेप्ट जब जो देव ठाकुर एक ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਦਾੜੀ ਸੀਗੀ ਫੇਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ हेयर स्टाइल ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਦੇਵ ठाकुर ਟੂ ਯਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਰਗੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 24-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਹਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੁੰਡਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ डिफरेंट ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बन जाते हो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज शायद मैंने इस चीज़ों पे कभी बात नहीं किया। मुझे मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगी, सबको ऐसा लगता होगा मुझे खुशी मिली होगी, बट मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था। क्योंकि 25 साल तक 24 साल तक अपने आप को एक एज अ बॉय देखना, वो बियर्ड एंड मुस्टैंग में अच्छी तरह, अचानक बियर्ड क्लीन शेप कर देना, उसके बाद थोड़ा सा टॉप पहन लेना, जीन्स पहन लेना टाइट फिटिंग्स वाली, वो थोड़ा मेरे लिए डर वाला माहौल था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं बाहर निकली तो पक्का मुझे पहले से ज़्यादा गालियाँ बढ़ने वाली हैं लोगों से। लोग ऐसे एक्टिवा चला के भी जाऊँगी, लोग गालियाँ निकालेंगे। मैंने क्या किया था, मेरा सिर्फ एक ही प्लान था कि
मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि मुझे अगर कोई कुछ बोल देना, गाली भी निकाल देगा ऊँचे ऊँचे से, तो मतलब मेरा रोना शुरू हो जाता है। लाइक अगर घर वालों का कोई ऐसा कर दे तो अगर लोगों ने टॉन्टिंग मारनी शुरू की तो एटलीस्ट मैं फिर से डिप्रेशन में चली जाऊंगी। बड़े मुश्किल से डिसीजन लिया है। तो उसके बाद क्या किया, मैंने डिसाइड किया मैं अपना बिजनेस स्टॉप करूंगी 2 साल के लिए, क्योंकि अगर मैं रन करती तो सबको पता चल जाता कि क्या चल रहा है ना। डेफिनेटली जब क्लीन शेप हुई, लेजर्स चल रहे हैं, निशान बने हैं और आप मेकअप करोगे तो सबको पता चल जाएगा ना। तो मैंने नहीं किया, मैंने सोचा बंद कर देना। तो आई विल क्लोज माय लाइक अकेडमी एंड सैलून फॉर 2 ईयर। सो क्या किया मैंने, और 2 ईयर नाल मेडिसिन चल रही हैं? बिल्कुल नाल मेडिसिन चलती पई सी। ते जब सबसे पहले मैं घर गई, मम्मा कहते अब क्या, मैंने कहा मेरे पास सेविंग है अच्छी खासी, अब मैं रहूँगी घर। मम्मा को होगी थोड़ी टेंशन कि इतना अच्छा बिजनेस बंद हो जाना अच्छी बात नहीं है, मम्मा को टेंशन थी। मम्मा ने एक बार बात किया, बट मैंने सोचा मम्मा नहीं, जब मैं दोबारा आऊँगी तो शायद मैं डबल पावर के साथ आऊँगी। एक तो सबसे पहली बात कि मैं एज अ वुमेन हूँ, और सेकंड जो मुझे चाहिए था मैं एज इट इज़ वही हूँ, है ना। तो मम्मा कहते चल, मैंने तेरे पे बहुत भरोसा किया था और अभी भी कर रही हूँ, और अभी तक जितना किया था तूने प्रूव कर दिया है, अब तेरी बारी है, तेरा सफ़र अब शुरू होगा। उस दिन के बाद मम्मा ने भी बड़ा सपोर्ट किया। मतलब हमने क्या किया, मतलब हम रेंट पे रहते थे तो एक रूम सिर्फ मेरे नाम था, और आप बिलीव नहीं करोगे, ज़िंदगी का 1 साल मैंने, मुझे लगता है वो मेरे पूरी उम्र का सबसे बुरे टाइम चल रहे होंगे जो मैंने उस टाइम घर पे गुजारे। 24 घंटे मुझे रूम में रहना है, कभी बाहर नहीं निकलना, क्योंकि बाहर निकलते से पड़ोसी के घर होते थे, सामने सब बैठे होते थे, तो मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी। 24 घंटे घर में रहना, टीवी देखते रहना, वॉशरूम भी जाना तो एक बार सोच के जाना, नॉक करके मम्मा को पूछना कोई बाहर तो है नहीं। अगर कोई बाहर होता तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि क्लीन शेव होता था और मैंने पोनी कर रखी होती थी, तो मतलब लोगों को पता ना लग जाए इस वजह से। तो 1 साल मैंने ऐसे गुजारे हैं 4 दीवारी के अंदर। आप बोल सकते हो 1 साल की मुझे जेल हुई थी। आप तो वो तो अलग टाइप का डिप्रेशन होगा। बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ, बट उसके साथ एक खुशी थी जो साथ में चल रही थी कि आई एम इन प्रोसेस और मैं अच्छा फील कर रही हूँ। वो जो होता है ना, जब आप ठान लेते हो कि वो चीज़ें करनी है और जो चीज़ मुझे चाहिए थी जब वो मिल रही होती है तो शायद उस चीज़ के साथ थोड़ी सी खुशी भी मिल रही थी, बट खुशी के साथ साथ वो जो डिप्रेशन वाला मूवमेंट था ना, वो बहुत बुरा था। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि हार्मोन्स प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग पीपीडी से ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा स्विंग होते हैं, और स्विंग में तो मतलब कभी अगर मुझे किसी ने गुस्सा दिला दिया तो मैंने सर मार देना दीवार में, मतलब फोड़ दो, सर फोड़ दो, किसी को मार दो या फिर दरवाजे पे मुक्का मार दो, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। मतलब इतना गुस्सा आता है कि कुछ कर ले इंसान। जब डोसेस ज़्यादा होते हैं तो और प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या था, मम्मा 24 घंटे, मम्मा जॉब पे जाती थी तो घर में अकेले रहना पूरा टाइम, तो वो चीज़ें मैंने सफ़र किया हुआ है और बहुत बुरा था। और सबसे बड़ी बात, मम्मा के बाद मेरा जिसने सबसे ज़्यादा साथ दिया ना, मेरे भाभी जी। कहते ना भाभी मम्मी के जैसे होती हैं, और उन्होंने पूरा अपना हक अदा किया। और जब उनकी शादी होके आई थी तो मुझे ज़रा सा भी नहीं लगा था कि उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट करना है या फिर बोलना कि नहीं भैया तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। और अगर मुझे किसी ने सबसे पहले दीदी बोला, वो मेरे भाभी माँ ने। मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई ना, किसी मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है वो, बट वो जो सपोर्ट था ना, मुझे क्या, मैंने उनको बोला कि ये ना तुम्हारा एजुकेशन सर्टिफिकेट है जो तुमने मुझे सपोर्ट किया। और मम्मा के बाद भाभी ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि सारा टाइम फिर भाभी के बजाय मम्मा ने एक्सेप्ट करना। 6 महीने बाद फिर भाभी जी आ गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उस बुरे टाइम में मेरे भाभी जी ने बहुत साथ दिया मेरा। और मतलब उन्होंने मेरे को दीदी बोलना था, आई फील सो गुड। मतलब ज़िंदगी में पहली बार कोई मुझे ऐसा कुछ बुला रहा है, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वो डिप्रेशन वाला टाइम ना थोड़ा कम लग रहा था। मम्मी ने कहा मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी है। बिल्कुल, वो आप बोलते हैं, मतलब आफ्टर ऑपरेट उनको थोड़ा पहले शुरू से वो मुझे बेटा ही बोलते थे, कभी उन्होंने नाम से नहीं बुलाया। तो जब मैं अब कभी जाती हूँ तो वो अभी भी मुझे बेटा ही बोलते हैं। मतलब वो कभी होता है ना, मम्मा को आदत होती है जब अगर बेटी भी घर आती है, हाँ जी बेटा कैसे हो, तो मम्मा शी ऑलवेज कॉलिंग मी बेटा। बट जब वो बात करते हैं, हाँ अच्छा तुम आओगी कि नहीं आओगी, वो आओगी वाला वर्ड्स ना, दैट्स सो रिलैक्सिंग फॉर मी कि हाँ फाइनली मतलब मम्मा ने वो चीज़ मतलब करनी शुरू कर दिया जो मुझे पसंद है। सो अब तो फाइनली फैमिली वाज सो गुड, लाइक
सब कुछ बहुत बेटर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਰੀਬਰਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये तो मतलब मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये मेरे लिए क्या, ये हमारी सभी कम्युनिटीज़ के लिए सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। इनका जवाब बस एक ये है, अगर आप लड़की हो तो आप लड़की बनकर रहो। और हम हमेशा सोसाइटी को दोष देते हैं कि चलो ठीक है ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जहाँ पे रहते हैं ना, हमें उनके साथ थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लड़की हो, आप रात को 12 बजे तक 2 बजे तक घर पे रहो, वो हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती, क्योंकि हम शुरू से जो हमारे लिए रूल्स हैं वो उनको थोड़ा बहुत हमें फॉलो करना ही पड़ता है। और एज अ देव मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती थी, मतलब कहीं पे भी अकेले चले जाना, कहीं पे भी आ जाना, किसी भी चीज़ का कोई रोक टोक नहीं। ये सब चीज़ें सबसे पहले आपको डॉक्टर समझाते हैं, देन आपके मम्मा, है ना, बिकॉज़ साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। मैंने आपको यही बोला कि हमारी ट्रांसजेंडर की जर्नी में जो सबसे बड़ा प्रोसेस है वो एक अच्छे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर का है। अगर आप अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, डेफिनेटली दे एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, है ना। अगर नहीं तो आप पैसे दे के सर्टिफिकेट ले लो। तो यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर आपको प्रॉपर बताते हैं कि एक लड़की एक्चुअल रहती कैसे है और एक लड़का एक्चुअल रहता कैसे है। अगर आप वैसे रह सकते हो ना, तो that one is good for you। अगर आप ये बोलो कि आप ट्रांस होने के बाद क्लबिंग करके 12-1 बजे घर से अंदर आ रहे हो, है ना, रोज, और लड़कों के साथ घूम रहे हो, और जब मर्जी दिल कर रहा है जो मर्जी बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, किसी के सामने भी जवान लड़ा रहे हो, रिलेटिव के साथ बोल रहे हो, या फिर यू नो घर में कुछ भी हो जाता है तो तुम सामने आके यू नो गली में चिल्लाना शुरू कर दो, या फिर समथिंग ऐसा कुछ, मतलब ये मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नाजायज़ होती हैं इन सब चीज़ों के लिए। बीइंग एज अ वुमेन मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है ना, अच्छा होना। इफ़ यू आर अ बिजनेस वुमेन, तो एक तो आपको डीलिंग करनी भी सबके साथ है और आपको ध्यान से करनी है। हम लड़के रहते हुए रूड जरूर हो सकते, बट लड़की रहते हुए कभी रूड्स नहीं हो सकते। भाई लड़की को सिखाया जाता है आवाज ऊंची है, हॉली बोल, बिल्कुल नीचे बात करो, बिकॉज ये नहीं है कि हम क्या बोलेंगे, ये है कि सोसाइटी क्या बोलेगी। अगर लड़की घर में चिल्लाती है तो माँ बाप से ज्यादा सोसाइटी बोलेगी कि लड़की तो कैसे है, मतलब तमीज नहीं है उसको बात करने का। तो हर एक चीज लहजा भी बदला आपका, बोलने का हर एक चीज, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ बदल गया। और इसको कितना टाइम लगा एक्सेप्टेंस को? 1 साल घर में मैं बस ये बोल रही हूँ, जब मैं 1 साल घर पे थी तो मुझे पता चल गया कि मुझे 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना। अगर क्लबिंग करनी है तो मेरे साथ 2-4 लड़कियां होनी चाहिए। बाहर घूमना है तो अपने गर्ल्स लड़कियों के साथ ही जाना है। लड़कों के साथ जाना है तो एक अच्छा फैमिली ग्रुप होना चाहिए जो घर पे भी पता हो। कहीं पे भी आना जाना है तो घर पे पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। मतलब काफ़ी हद तक 80% चीज़ें आपको सोसाइटी और उन सब चीज़ों को दायरे में रख के ही करनी पड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है एक संस्कारी लड़की होने का पूरा फर्ज अदा करना ही पड़ता है। कमबैक किवें दा सीगा उस तो बाद दोबारा 3.5 साल ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਫਿਰ ਕਮਬੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देव एज अ देव जो मेकअप आर्टिस्ट थी, यशा सिंह जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें ने। मेरे सबसे पहली बात ये मेरे लिए थोड़ा डिप्रेशन मूड वाला टाइम चला गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ सेम होगा, बट सॉरी मुझे ऐसा लगता है कि 2 सालों में इतना कुछ बदल गया था कि लोग आपको फेड कर देते हैं। लोगों ने सोचा भूल जाते चला गया है आजकल तो मतलब मुझे लगता है 2 महीने क्या 2 दिन में लोग भूल जाते हैं। तो मैं तो 2 साल के लिए कभी किसी से लिंक नहीं किया, तो चीज़ें फेड होगी। मतलब यू नो होता है ना, पुराना कोई भी चीज़ हो फेड हो जाता है, चाहे वो तस्वीर हो या फिर ज़िंदगी, दोनों ही फेड हो जाती है। तो 2 साल बाद जब मैंने कम बैक किया एज अ वुमेन, तो मैं बहुत पावरफुल मूड में आई कि हाँ मतलब यू नो बहुत ज़्यादा गट्स हैं अभी तो बिल्कुल एज अ वुमेन सर्वाइव करना है, अच्छे से बिजनेस अच्छा करना है। बट जब मैंने शुरू किया तो ऐसा लगा सब कुछ ख़त्म सा हो गया। मतलब यू नो कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, कोई लिंक नहीं बचा था, कोई कुछ नहीं था।
कोई मतलब उस टाइम पे काम देने को Restart था तैयार नहीं था, मतलब कुछ चल नहीं रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगा अब बहुत मुश्किल होने वाला है। मैंने 8-9 महीने बहुत मुश्किल से बिताए हैं अपने बिजनेस में। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है ना। तो मैंने बोला नहीं, मतलब इफ़ यू हैव अ टैलेंट यू कैन प्रूव योरसेल्फ एज अ वूमेन। मुझे ऐसा लगता है अगर इस टाइम मैंने हार मान ली तो मतलब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकती है। सो आई हैव लाइक माई मामा देन फ्रेंड्स, सब ने बोला नहीं यार, वी आर विद यू, यू कैन स्टार्ट अगेन, हम लोग सब तेरे साथ में खड़े हैं। तो धीरे धीरे वापस शुरू किया। सबसे अच्छा धीरे, वो कहते हैं ना, थोड़ा स्लो प्रोसेस रहा। फिर मैंने दोबारा वो फोटो, मैंने फोटोग्राफर को दी, नई फोटो निकलवाई, क्लीन से अच्छी सी आई। देन उसके बाद वापस बिजनेस शुरू हुआ। फिर आफ्टर दैट जब मैंने अपने आप को रिवील किया, मतलब कि पूरी तरह से, कि मेरे को ये था डर कि जब मैंने एज अ वुमेन थी तो मुझे ऐसा लगा मुझे अब बताना नहीं है किसी को कि मतलब मैं क्या हूँ, क्योंकि किसी को पता चलता ही नहीं था देख के कि मतलब ये लड़का हो सकता है ना। तो मेरे को लगा कि मेरे को नहीं बताना। तो शायद मेरा वो डिसीजन ठीक नहीं था उस टाइम पे। इंसान से गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी हुई। फिर तो मैंने देन 8-9 महीने बाद, 1 ईयर बाद, आई जस्ट टेक अ डिसीजन। कुछ वजह से मैंने रिवील नहीं किया, क्योंकि क्या था कि मुझे ऐसा डर था कि लोग और भी नेगेटिव क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि मैंने 1-2 फ्रेंड्स को देखा था, उनसे बात भी की थी, उन्होंने बोला बहुत टोट पड़ती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं नेगेटिव हो गई थी थोड़ा। तो मैंने आफ्टर दैट डिसीजन लिया 1 साल बाद कि नहीं, मतलब अगर अब नहीं करूँगी तो मुझे नहीं लगता बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी ट्रैवल करेगी। तो आई टेक अ डिसीजन, देन आई एम रिवील माई सेल्फ इंस्टाग्राम पे कि हाँ ये। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ नेगेटिव सोचा था ना, जितना ज़्यादा नेगेटिव थी वो सारा कुछ पॉजिटिव, वो बहुत पॉजिटिवली, मतलब इतना ब्लेसिंग्स और इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई मुझे। लोगों के कमेंट्स और लोगों के फ़ोन कॉल्स, हमें तो पता ही नहीं था आप यहाँ पे हो, हमने तो ये बुकिंग्स करवानी थी, मेकअप करवाना था। मतलब इतना अच्छा फील हुआ ना कि मुझे लगा कि नहीं, अभी भी लोग प्यार करते हैं, वो प्यार। मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि आप हमें पहले भी पसंद थे, अभी भी पसंद हो, हमें इंसान पसंद है, ना कि मतलब जेंडर। हम कभी आपको जज नहीं करते। तो मैं ये हमेशा सोसाइटी को दोष नहीं देती, क्योंकि मुझे बहुत प्राउड फील है उन सब लोगों पे जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सेप्ट किया। मैं मानती हूँ कुछ लोग प्रो एंड कॉन्स की तरह, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, बट मेरी लाइफ में मुझे लगता है 95% लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया। बट नाउ माई बिजनेस एंड मी बिकम वेरी ब्यूटीफुल। सो फाइनली मैंने जिंदगी में अपना एकेडमी खोल लिया एंड बहुत सोनी भी है। तो हम संतुष्ट हो जिंदगी? तो बिल्कुल, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी ही चाहिए थी, मैंने यही चाहिए सीधा जो मिल गया। अभी जो मैं हूँ ना, मैं बचपन से यही थी, बस मेरी बॉडी बदल गई है, आत्मा वही है। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा और बॉडी एक ही है। एक है। हाँ, तो नाउ मुझे ऐसा लगता है मुझे बचपन से यही चाहिए था जो मैं थी, और यही थी मैं बचपन से। मुझे खुशी नहीं है, बस मुझे प्राउड है कि मैंने अपने आप को पाया है। ग्रेट। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो तुसी छोटे सीगे या जो टीनेज सीगे, कभी किसी मुंडे वाले अट्रैक्ट होए, ऐदा कोई इंसिडेंट होया? डेफिनेटली, मतलब मैं वही बता रही हूँ ना कि मतलब मेरा जो डिसीज़न ना लेना कि मैंने मतलब अपने आप को रिवील नहीं करना, ये रिलेशनशिप का ही डिसीज़न था। तो वैसे ये प्राइवेट चीज़ें मैं कभी एक्सप्लोर नहीं करती, बट मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि हम जैसे बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स या फिर गेज कम्युनिटीज़ में जो रिलेशनशिप्स में होते हैं, वो लोग कई बार क्या करते हैं कि प्रॉब्लम होती है तो वो लोग ज़्यादा फट जाते हैं। मतलब कि हाँ हमने भी लड़की बन जाना है, हमने दिखाना है इनको कि मतलब कि मतलब हम भी इम्पोर्टेंट हैं चीज़ों में। तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी वो चीज़ें किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करो। और मतलब बचपन से ही, मतलब मैंने बोला ना, मतलब हर एक चीज़ लड़कियों की तरह ही थी जो मैं अभी हूँ। तो मतलब ये मैं बचपन से ही थी और मुझे लड़के शुरू से ही पसंद थे और अभी भी पसंद है। सो शौक कभी बदले नहीं, सिर्फ बॉडी बदली है। शौक वही थे तो बचपन में हैं और अभी भी वही शौक हैं, और सिर्फ बॉडी बदली है। दैट्स इट जी। बहुत बहुत शुक्रिया यशा सिंह जी, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ 30-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗੀ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ बेटर है कि ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कई बार मैं ना इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, लाइक रेनबोज हमें ऐसे नहीं करते, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट होना बुरी बात नहीं है, डिफरेंट होना आई थिंक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस परमात्मा ने हमें थैंक गॉड सिमिलर नहीं बनाया, हमें कुछ अलग बनाया है और हम कुछ अलग हैं लोगों से, तो हम करके कुछ भी अलग दिखाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर अ रेनबोज। और मैं बस ये बोलना चाहूँगी, जिन्होंने पैदा किया है अगर वही नहीं समझ पाएंगे तो हम सोसाइटी से क्या उम्मीद रखेंगे, है ना। तो मेरी माँ तो मेरा रब ही है, और मैं उनके बारे में तो मतलब अगर मतलब तारीफ़ करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटी सी बात होगी। तो माँ तो भगवान ही होती है। और मैं बस एक बात बोलना चाहूँगी, घर में कोई और आपको समझे ना समझे, आपकी माँ ज़रूर समझ जाती है। थोड़ा वक्त लगता है, मतलब कहते हैं ना, एक जब झटका लगता है माँ बाप को तो थोड़ा वक्त दीजिए उनको, शायद वो 1 महीने साल तक समझ जाए। और अगर मतलब अगर आप नहीं बताओगे, छुप छुप के जियोगे तो कब तक, मतलब एक ना एक दिन तो आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आप उन माँ बाप को नहीं बताओगे जिन्होंने आपको पैदा किया है, तो आप क्या उस इंसान को बताओगे जो आपसे 4 दिनों के से रह रहा है आपके साथ? आई थिंक मुझे ऐसे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपके सबसे ज़्यादा बुरे टाइम पे आपके माँ बाप आपके खड़े होते हैं आपके साथ में, उनको हर एक चीज़ का पता होना लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी, माँ बाप को भी, कई लोग होते हैं कि माँ बाप बोलते हैं कि ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो गई है या फिर हौली-हौली बड़ा होएगा तो ठीक हो जाएगा। मैं बस उनको ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपकी जो रेपुटेशंस होती हैं, आपकी जो सोसाइटी में बनाई गई इज्जत होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट एक तरफ अगर आपका बच्चा खुदकुशी कर ले या फिर घुट घुट के जी रहा हो, उससे बेटर है कि आप अपनी इज्जत को साइड में रख के आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। कल को कुछ उसने गलत कदम उठा लिया तो आप क्या करोगे? मतलब मुझे नहीं लगता कि आपके इज्जत से बढ़कर आपके बेटे की जान हो सकती है, उनकी ज़िंदगी हो सकती है। तो बस मैं ये समझना चाहूँगी कि अगर आपको आपके बच्चे एक्सप्लेन करते हैं या फिर कुछ बताते हैं इस टॉपिक के बारे में कि हम अलग फील करते हैं, तो प्लीज़ उसको ध्यान से समझिए और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से कंसर्न कीजिए। आई थिंक डॉक्टर्स आपको बेटर वे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी बच्चों को भी कि किसी और को बताने के बजाय, किसी और से डिस्कस करने के बजाय घर पे करिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी इंटरव्यू से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं और वो लोग दे कैन डिसाइडेड कि हमें भी करना है। बट करने से पहले ना अपने मम्मा और पापा को ज़रूर बताओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब ट्रैवल करोगे ना आप ज़िंदगी में, आपके पीछे ना आपके माँ बाप ही खड़े होंगे, कोई और नहीं। सो मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कंसर्न योर मॉम एंड डैड, देन यू कैन डिसाइडेड आपको क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अमेजिंग इंटरव्यू सी, बहुत वधिया लग्या थोड़ी जर्नी बारे जान के, ते उम्मीद करते हैं कि आने वाली जिंदगी बहुत सरल होएगी, बहुत खूबसूरत होएगी ते नवी आशावां नवा सवेरा लेके आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये हुंदी है एक उस इंसान की जिंदगी जो शायद नॉर्मल, जिन्हों आप नहीं कहते, ट्रांसजेंडर, गे, लेसबीयन, एलजीबीटी कम्यूनिटी कह देंगे आ, तो उन्होंने जिंदगी किहो जी होंदी, उन्होंने किहड़े उतार चढ़ाव जिंदगी दे विच तो गुजरना पैंदा है। तो जेकर जिंदगी बदलण दी भी कोशिश करन अपनी, तो फिर भी किन्नी औकड़ां आंदियां ने, किन्नियां मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। पर फिर भी जे हौसला होए, हिम्मत होए, उस शरीर ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ 100,000 ਜਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਝੂ ਆਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਕੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੇਗੁਲ ਸਾਥੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਵੇਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।